चैप्टर 29 भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1872 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। तदंतर कई और समाचार पत्रों जर्नल्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, यथा द बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर, द बॉम्बे हेराल्ड इत्यादि। अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी इस बात से भयभीत थे कि यदि ये समाचार पत्र लंदन पहुंच गए तो उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाने का निश्चय किया। तो प्रारंभिक विनियमन देखते हैं क्या था। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में अंकित करें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी गई। 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण बंद कर दिया गया। अनुज्ञप्ति नियम 1823। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में इन नियमों को आरोपित किया। इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। ये नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या उनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम द्वारा राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 में कुत्सित अनुज्ञप्ति नियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। 1835 में इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान या निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि में देश के समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती थी। अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक संकटकालीन अधिनियम था तथा इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम द्वारा मेटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अपितु उन्हें नियमित करना था। अब यह आवश्यक बना दिया गया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था। प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे प्रमुख था, राष्ट्रवादियों को घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाए हुए था।
1824 में राजा राम मोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1870 से 1918 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन मुद्दों में भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण एवं प्रसार, जनमानस को प्रभावित करना तथा उनमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन या भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्यप्रणाली से अवगत कराना एवं उन्हें उस ओर मोड़ना प्रमुख थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेस राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार साबित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने प्रारंभिक दिनों में ही प्रेस को पूर्ण महत्व प्रदान किया तथा अपनी नीतियों एवं बैठकों में पारित किए गए प्रस्तावों को भारतीयों तक पहुंचाने में इसका सहारा लिया। इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू एवं स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संरक्षण में, वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के संरक्षण में, इंडियन मिरर NN सेन के संरक्षण में, केसरी मराठी में एवं मराठा अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर के संरक्षण में तथा हिंदुस्तान एवं एडवोकेट GP वर्मा के संरक्षण में। इस समय के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रिब्यून एवं अखबार पंजाब में गुजराती इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश एवं काल बम्बई में तथा सोम प्रकाश बंग निवासी एवं साधारणी बंगाल में उल्लेखनीय थे। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवा की भावना थी, न कि धन कमाना या व्यवसाय स्थापित करना। इनकी प्रसार संख्या काफ़ी अधिक थी तथा इन्होंने पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया था। शीघ्र ही वाचनालयों लाइब्रेरी में इन समाचार पत्रों की विशिष्ट छवि बन गई। इन समाचार पत्रों की पहुंच एवं प्रभाव सिर्फ शहरों एवं कस्बों तक ही नहीं था, अपितु ये देश के दूर दूर के गांवों तक पहुंचते थे, जहां पूरा का पूरा गांव स्थानीय वाचनालय लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर इन समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को पढ़ता था एवं उस पर चर्चा करता था। इस परिप्रेक्ष्य में इन वाचनालयों में इन समाचार पत्रों ने न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, अपितु उन्हें राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित किया एवं विकसित किया। इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों का खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में इन समाचार पत्रों ने सरकार के सम्मुख विपक्ष की भूमिका निभाई। दमन ने प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लिया। उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धारा 124A के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़का रहा हो, उसे गिरफ्तार कर सरकार 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकती है या देश से निर्वासित कर सकती है। लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इन प्रयासों से लेशमात्र भी भयभीत नहीं हुए तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सरकार ने समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें लालच दिया, जबकि वे समाचार पत्र जो सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम की भर्त्सना करते थे, उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख यह एक चुनौती भरा कार्य था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों एवं षड्यंत्रों को सार्वजनिक करें या भारतीयों को वास्तविकता से अवगत कराएं। इन परिस्थितियों में पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं विद्वता जैसे गुणों का होना अपरिहार्य था। राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ से ही प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। लॉर्ड
लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं अकाल 1876 से 77 पीड़ितों के प्रति उसके अमानवीय रवैये के कारण भारतीय समाचार पत्र सरकार के घोर आलोचक बन गए। फलतः सरकार ने 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस को कुचल देने का प्रयास किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 1857 की महान क्रांति का एक प्रमुख परिणाम था शासक और शासितों के बीच संबंधों में कटुता। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया तथा विवादास्पद मामलों में सरकारी पक्ष का साथ दिया, किंतु देसी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। लॉर्ड लिटन की प्रक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। 1876-77 में भीषण अकाल से एक ओर जहां लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेश शासन के विरुद्ध घृणा की भावना निरंतर बढ़ रही थी। दूसरी ओर लॉर्ड लिटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष का कारण मैकाले एवं मेटकाफ की गलत नीतियां थीं। फलतः उसने भारतीयों की भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था, राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। पहला, जिला दंड नायकों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन पत्रों बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं। इस बंधन पत्र में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के अथवा साम्राज्य की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े। दूसरा, दंड नायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। तीसरा, देसी भाषा में कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति प्रूफ कॉपी सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी। इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। संयोगवश इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। कालांतर में सितंबर 1878 से पूर्व पत्रेक्षण प्री सेंसरशिप की धारा हटा दी गई तथा उसके स्थान पर प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य समाचार पत्रों को विश्वसनीय एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था। इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा अंततः 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। श्री बनर्जी ने द बंगाली के आलोचनात्मक संपादक में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे राष्ट्रवादी प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों में देश प्रेम की भावना का जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। वे प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने समाज के मध्यवर्ती लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर न अदायगी अभियान चलाया तथा किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान अदा न करें। 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। यद्यपि तिलक प्लेग से निपटने के सरकारी प्रयासों के समर्थक थे, किंतु इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों ने तीव्र विरोध किया। इसी संबंध में पूना में प्लेग समिति के अध्यक्ष की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार की अकाल, मुद्रा एवं कर नीतियों ने भी लोगों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। सरकार लोगों में उभरती इन विद्रोही भावनाओं तथा
भारतीय प्रेस के सरकार विरोधी रवैये से अत्यंत क्षुब्ध थी तथा इनमें दमन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी अतः सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया। तत्पश्चात तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक कविता लिखने तथा शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की घटना को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तिलक को इस अपराध का दोषी ठहराकर उन्हें 18 माह के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें कठोर सजाएं दी गईं। सरकार की इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों की पूरे देश में निंदा की गई। गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए तथा उन्हें लोकमान्य लोगों द्वारा आदरणीय एवं सम्माननीय की उपाधि से विभूषित किया गया। पूरे देश में तिलक की प्रसिद्धि फैल गई। 1898 में एक अधिनियम द्वारा दंड संहिता की धारा 124A को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और उनमें एक नई धारा 153A जोड़ दी गई। इस धारा में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार की अवमानना करने या लोगों को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देने या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने की कार्यवाही को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे राष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन किए गए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के समय भी भारतीयों पर अनेक दमनकारी कानून आरोपित किए गए। समाचार पत्र अधिनियम 1908 द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिनियम द्वारा दंडनायकों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी ऐसे समाचार पत्रों की संपत्ति व मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण, जमानत, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये व अधिकतम राशि 2000 रुपये तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने एवं पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये मांगने का अधिकार था। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसकी सभी संपत्तियों तथा उसके मुद्रणालय को जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया। एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता की छवि के कारण बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा देश से निर्वासन की सजा देकर 6 वर्ष के लिए मांडले जेल रंगून भेज दिया गया। पूरे राष्ट्र में तिलक की गिरफ्तारी एवं निर्वासन का विरोध हुआ तथा सरकार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों तथा रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की इस हड़ताल का स्वागत किया और कहा कि यह हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया की भागीदारी का एक शुभ संकेत है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने तथा राजनीतिक प्रदर्शनों का दमन करने के लिए भारतीयों पर अनेक कानून लागू कर दिए गए। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 एवं 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। तत्पश्चात इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गईं। 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके इसे आपराधिक
संशोधित अधिनियम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गईं जिनसे सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जा सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत भारतीय प्रेस पर पूर्व पत्रेक्षण प्री सेंसरशिप की शर्त थोप दी गई तथा समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम एवं कार्यालयीन गोपनीयता कानूनों में संशोधन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात समाचार पत्र जांच समिति 1947, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 की स्थापना संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भारतीय समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा करने के लिए की गई। इन समिति ने निम्न सिफारिशें की। पहला, 1931 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन किया जाए। तीसरा, समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किए जाएं। चौथा, 1931 के देशी राज्य असंतोष के विरुद्ध अधिनियम को रद्द किया जाए एवं पाँचवा, 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किए जाएं इत्यादि। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951, द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951 संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन के साथ पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को समाचार पत्रों तथा मुद्रणालयों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्वामियों को जूरी द्वारा परीक्षा ट्रायल बाय ज्यूरी मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। न्यायाधीश राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन। भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों एवं पत्रकारों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की व्यापक जांच कराए जाने की मांग के फलस्वरूप सरकार द्वारा किया गया। अगस्त 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने निम्न प्रमुख सिफारिशें की। पहला, अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद द इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की गई। अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की जाए। दूसरा, वर्ग प्रहेलिका क्रॉसवर्ड पजल बंद की जाए तथा पन्ना मूल्य पद्धति प्राइज पेज सिस्टम अपनाई जाए। तीसरा, विज्ञापन के लिए एक कड़ी संहिता अपनाई जाए तथा चौथा, सरकार यह प्रयास करे कि समाचार पत्रों के स्वामित्व का संकेंद्रण न हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने किताबों तथा समाचार पत्रों का प्रतिपादन नागरिक वाचनालय अधिनियम 1954, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954, कार्यकर्ता पत्रकार सेवा शर्तें तथा विविध आदेश अधिनियम 1956, द वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1956, समाचार पत्रों के पन्ने तथा मूल्य अधिनियम 1956, द न्यूज़पेपर्स प्राइस एंड पेज एक्ट 1956 और संसद कार्यवाही संरक्षण और प्रकाशन अधिनियम 1960, द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन एंड पब्लिकेशन एक्ट 1960 इत्यादि भी पारित किए गए। सारांश। प्रारंभिक विनिमय देखते हैं। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799, अनुज्ञप्ति नियम 1823, मेटकाफ अधिनियम 1835, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, पंजीकरण अधिनियम 1867, प्रेस की स्वतंत्रता हेतु प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रयास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात प्रेस विनियमन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रेस नियमन, स्वतंत्रता के पश्चात प्रेस विनियमन। अध्याय 30 देखते हैं। भारत में शिक्षा का विकास। कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास। प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए। इन प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार हैं। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 में बनारस में
बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज के अधिकारी को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकें जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हो तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सकें। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पहला, प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। दूसरा, मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे। 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 में यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। इनमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक था और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे 2 धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय देसी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835, लॉर्ड मैकालेज मिनट 1835। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों को मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पाश्चात्य सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हों, परंतु अपने विचार,
मापदंड प्रज्ञा, इंटेलिजेंस एवं प्रवृत्ति टेस्ट से अंग्रेज हों। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषीय इंटरप्रेटर्स की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का जनसाधारण तक पहुँच जाएगा। इस पद्धति को अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। थॉमसन के प्रयास। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन 1843 से 53 ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड, जो अर्ल ऑफ एबरडीन 1852 से 55 की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थी। पहला, इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इस प्रकार अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सिमट कर रह गया। दूसरा, इसने सुझाव दिया कि गांवों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और एक अधिसदस्य फेलोज होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे तथा उपाधियां डिग्री देंगे। तीसरा, इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। चौथा, इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। पाँचवां, इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने की। छठा, कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य था शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना। सातवां, इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो। आठवां, इसने इस बात की घोषणा भी की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणति तब मिली जब J.E.D. बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। मुख्यतया बेथुन के प्रयत्नों द्वारा ही कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई और इन्हें सरकार की अनुदान एवं निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। इसी काल में पूसा बिहार में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। इस काल में शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतया यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास।
हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1870 में जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि प्रांतों के सीमित संसाधनों के कारण वे इस दिशा में अपेक्षित व्यय कर पा रहे थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित था, केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। इस आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। पहला, सरकार को प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। दूसरा, इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। तीसरा, इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यवहारिक विद्यार्थियों के व्यवहारिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। चौथा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सुझावों के आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ तथा भारतीयों ने इसमें सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय 1882 एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रमुख थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। सन 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्यक्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पहला, विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों फेलोज की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। तीसरा, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार वीटो दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती थी। चौथा, अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। पाँचवां, उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। छठा, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना तथा उन्हें सरकारी भक्त बनाना था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने
अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। गोखले के निधन गोखले के विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की। गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की। शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से तो इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबद्ध था, किंतु इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थीं। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। सरकार ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। इस आयोग की सिफारिशें निम्न प्रकार थीं। पहला, स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यह निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। पहला, विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करके। दूसरा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, वे छात्र जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी अनुशंसा क्या थी? विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, विश्वविद्यालयों को पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्तपूर्ण यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग एंड ऑटोनॉमस संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। चौथा, महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया एवं लखनऊ अस्तित्व में आए। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। द्वैध शासन के अधीन शिक्षा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा सरकार ने शिक्षा संबंधी मामले पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी। यद्यपि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को 1902 से दी जा रही सहायता उदारतापूर्वक जारी रही। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें शिक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बना सकी, किंतु लोकोपकारी पुरुषों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहे। हार्टोग समिति 1929। शिक्षण संस्थानों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं। पहला, समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। दूसरा, केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन के
विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहिए। तीसरा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। शिक्षा की सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। इस योजना के अनुसार पहला 3 से 6 आयु के समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी या प्रारंभिक एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, 11 से 17 वर्ष के आयु समूह के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। पहला विद्या विद्या विषयक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन और दूसरा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। दूसरी अनुशंसा क्या थी? तकनीकी वाणिज्यिक एवं कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाए। चौथा, 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। पांचवा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया जाए। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था तथा इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। यद्यपि यह एक सशक्त व प्रभावशाली योजना थी, किंतु इसमें इन उपायों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। साथ ही इंग्लैंड जैसे शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न था। अब ये देखते हैं मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 क्या है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी। गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है तथा इससे इन शिक्षित भारतीयों की विद्वता अप्रभावी हो गई है। इस योजना को मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जाना गया। इस योजना में निम्न प्रावधान थे। पहला, पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तीसरा, कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा 8 के पश्चात ही दी जाए। चौथा, शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा की यह योजना नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी। इस योजना के पीछे यह भावना थी कि इससे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा और इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। यह शिक्षा सहकारिता एवं बच्चों पर केंद्रित थी, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने तथा कांग्रेसी सरकारों के त्यागपत्र देने के कारण यह योजना खटाई में पड़ गई। स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। नवंबर 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व है। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की थी। पहला, विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष की
12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। चौथा, शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। पाँचवा, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश न दिया जाए। छठा, विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। सातवां, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाए। आठवां, उच्च शिक्षा से अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाए। नौवां, विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। यह 11 सप्ताहों के 3 सत्र में विभाजित हो। 10वां, जहां राज्यों की भाषा एवं मातृ यानी स्थानीय भाषा का माध्यम समान न हो, वहां संघीय भाषा फेडरल लैंग्वेज अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जाए। जहां राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो, वहां छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं का चयन करना चाहिए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना था। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। तदुपरांत आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66। जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, नीतियों एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड एवं यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की आलोचना की तथा शिक्षा नीति को इस प्रकार लचीला बनाया जाने की आवश्यकता पर बल दिया जो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। आयोग की सिफारिश के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया: 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए 3 भाषाई फार्मूला, मातृभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना। कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास। विज्ञान एवं अनुसंधान शिक्षा का सामान्यीकरण। सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पाठ्यपुस्तकों को उत्तम बनाना। शिक्षा के विकास हेतु नवीन प्रयास। 1976 शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। 1986 नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 2002 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 2010 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अब 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय कार्य है। देसी भाषाई वर्नाकुलर या स्थानीय शिक्षा का विकास। 19वीं शताब्दी तक देसी भाषाई शिक्षा राज्यों का मामला था। यह मुख्यतः स्थानीय समृद्ध जमींदारों की दया पर निर्भर था। 1835, 1836, 1838 बंगाल एवं बिहार में देसी भाषाई शिक्षा से संबंधित विलियम एडम्स की रिपोर्ट में इसकी अनेक खामियों पर प्रकाश डाला गया। 1843 से 53 उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स जोनाथन के अनुप्रयोग पर इस प्रांत की प्रत्येक तहसील में एक सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने तथा देसी भाषाई विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक सामान्य विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई।
1853 लॉर्ड डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र माइन्यूट में देसी भाषाई शिक्षा की सशक्त वकालत की। 1854 चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने देसी भाषाई शिक्षा के संबंध में निम्न प्रावधान किए। पहला, स्तर में सुधार। दूसरा, सरकारी संस्थाओं द्वारा निरीक्षण। तीसरा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सामान्य स्कूल की स्थापना। 1854 से 71 सरकार ने माध्यमिक एवं देसी भाषाई शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। इस काल में देसी भाषाई स्कूलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई। 1882 हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को देसी भाषाई शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार के संबंध में विशेष कदम उठाने चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा को स्थानीय शिक्षा के माध्यम से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1904 शिक्षा नीति ने स्थानीय शिक्षा के विकास एवं इसके लिए और अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1929 हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के अंधकारमय तस्वीर प्रस्तुत की। 1937 कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने देसी भाषाई विद्यालयों को प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान किया। तकनीकी शिक्षा का विकास। 1887 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई तथा 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में पूना के ओवरसियर्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया तथा उसे बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। ग्विंडी इंजीनियरिंग कॉलेज को मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ हुआ। लॉर्ड कर्जन ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा इत्यादि के उन्नयन एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके प्रयत्नों से ही पूसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय ने देश के अन्य भागों में स्थापित कृषि महाविद्यालयों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। सीमित रूप से ही सही, लेकिन सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु इस संबंध में लोकोपकारी भारतीयों के प्रयास ज़्यादा सराहनीय थे। सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उठाए गए कदम निम्न कारणों से प्रभावित थे। प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा आधुनिक शिक्षा के संबंध में किए गए प्रदर्शन, ईसाई मिशनरियों एवं मानवतावादी नौकरशाह प्रशासन के निम्न स्तरीय पदों हेतु भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की योजना तथा इंग्लैंड के व्यापारिक हितों को पूरा करने की आवश्यकता, इसलिए सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर ज़्यादा जोर दिया। सरकार की यह उम्मीद कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार की यह अभिलाषा थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएंगे तथा इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व मिलेगा। साथ ही यह शिक्षा ब्रिटिश विजेताओं तथा उनके प्रशासन की महिमा मंडन करेगी। इस प्रकार अंग्रेजों की योजना थी कि वे आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग कर अपनी सत्ता को भारत में सुदृढ़ एवं स्थायी बना देंगे। भारतीय शिक्षा की परंपरागत पद्धति से धीरे धीरे प्रशासनिक कर्मचारियों की मांग में गिरावट आ रही थी, विशेष रूप से 1844 के पश्चात, जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करने से देश में निरक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1911 में निरक्षरता का प्रतिशत 84 था, जो 1921 में बढ़कर 92 हो गया। निरक्षरता में वृद्धि से मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक खाई चिंताजनक रूप से चौड़ी हो गई। शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिए जाने से यह आम भारतीयों की पहुंच से दूर हो गई तथा उच्च एवं धनी वर्ग तथा शहरों में निवास करने वाले लोगों का इस पर एकाधिकार मोनोपोली हो गया। अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की, क्योंकि पहला, सरकार समाज के रूढ़िवादी तबके को नाराज नहीं करना चाहती थी। दूसरा, तत्कालीन उपनिवेशी शासन के लिए यह किसी प्रकार से फायदेमंद भी नहीं थी।
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। 1857 के अंत तक देश में केवल 3 चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। अभियांत्रिक महाविद्यालय भी केवल एक था, रुड़की में, जिसकी स्थापना यूरोपीय एवं यूरेशियाई लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी, न कि भारतीयों को। सारांश: कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास। चार्टर एक्ट 1813 से शुरुआत। आंग्ल प्राच्य विवाद। थॉमसन के प्रयास। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। द्वैध शासनाधीन शिक्षा। हार्टोग समिति 1929। शिक्षा की सार्जेंट योजना। स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक विकास में राधाकृष्ण आयोग 1948-49। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। देसी भाषाई या स्थानीय शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा का विकास। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। अध्याय 21 देखते हैं, कृषक आंदोलन 1857 से लेकर के 1947 तक के। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने से देश के कृषि जगत में हलचल पैदा हो गई तथा भारतीय कृषि निर्धनता की बेड़ियों में से जकड़ लिए गए। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के लिए प्रमुख कारण थे उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव, नई भू राजस्व व्यवस्था, उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था। भारतीय कृषक लगान की ऊंची दरों, अवैध करों, भेदभावपूर्ण बेदखली एवं जमींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त थे। रैयतवाड़ी क्षेत्र में सरकार ने स्वयं किसानों पर भारी कर आरोपित कर दिए। इन विभिन्न कठिनाइयों के बोझ से दबे किसान अपनी जीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से ऋण लेने के हेतु विवश हो जाते थे। ये महाजन उन्हें अत्यंत ऊंची दरों पर ऋण देकर उन्हें ऋण के जाल में फांस लेते थे। अनेक अवसरों पर तो किसान को अपनी भूमि एवं पशु भी गिरवी रखने पड़ते थे। कभी कभी ये सूदखोर या महाजन किसानों की गिरवी रखी गई संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। इन सभी कारणों से कृषक धीरे धीरे निर्धन, लगानदाता तथा मजदूर बनकर रह गए। बहुत से कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया, कृषि भूमि रिक्त पड़ी रहने लगी तथा कृषि उत्पादन कम होने लगा। यदाकदा किसानों ने अपने अत्याचारों का विरोध भी किया तथा शीघ्र ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मुख्य शत्रु उपनिवेशवादी शासन है। कभी कभी उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो जाने पर किसानों ने आपराधिक कार्य भी किए। इन अपराधों में डकैती, लूट एवं हत्याएं जैसी घटनाएं भी शामिल थी। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों का सिंहावलोकन देखते हैं। नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859 से 60। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह नील विद्रोह था। 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुए इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिए बाध्य किया। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी, उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखा देकर उसकी कीमत बाजार भाव से भी कम आंकी जाती थी। और यदि किसान अग्रिम वापस करके शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया और लठायतों को पालकर उनके माध्यम से बालात नील की खेती शुरू कर दी। वे किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना तथा उनके घरों एवं फसलों को जलाने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुई। एक सरकारी आदेश को समझने
में भूल कर कलारवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जिससे किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। बस शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी, पर जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले में गोविंदपुर गांव के किसान ने विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आए। इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने तथा नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। यह स्थिति पैदा होने के पश्चात नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिए तथा मुकदमे लड़ने के लिए धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए तथा नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। बंगाल में बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा सभी संबंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से हल किया जाएगा। कोई चारा न देखकर नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करने प्रारंभ कर दिए तथा 1860 तक यह विवाद समाप्त हो गया। पाबना विद्रोह 1873 से 76। बंगाल में 1870 और 1880 के दशक में जमींदार द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा में बहुत अधिक करारोपण तथा उनकी मनमानी कारगुजारियां बड़े पैमाने पर हुई। इन कारगुजारियों के विरुद्ध बंगाल में 1873 से 76 के बीच एक सफल किसान आंदोलन हुआ जिसे पाबना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में 1873 में जमींदारों की मनमानी के प्रतिकार के लिए किसान संघ की स्थापना की गई। इस संघ के अधीन किसान संगठित हुए और उन्होंने लगान हड़ताल कर दी और बढ़ी हुई दर पर लगान देने से इनकार कर दिया। संघ ने जमींदार के खिलाफ मुकदमे दायर किए तथा इसके लिए कोष भी स्थापित किए गए। शीघ्र ही इस प्रकार के संघ पाबना के अन्य भागों एवं पूर्वी बंगाल के दूसरे जिलों में भी स्थापित हो गए और जमींदारों के खिलाफ तेजी से मुकदमे दायर किए जाने लगे। किसानों की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चों पर ही लड़ी गई थी। दरअसल तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख लिए थे। एकता, संगठन और शांतिपूर्ण संधि के द्वारा अधिकारों की बहाली का तरीका उन्हें ज्ञात हो चुका था। इतने बड़े पैमाने पर चले हिंसक आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र की हुई। प्राय जब अदालती फैसलों के लागू करने में बाधा पहुंचाई गई तभी किसानों ने लाठी आदि का सहारा लिया। यद्यपि कृषक विद्रोह का यह चरण 1885 तक चला जब तक बंगाल काश्तकारी कानून नहीं बना, तथापि अधिकांश विवाद इससे बहुत पहले ही निपटा लिए गए थे और किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिल चुकी थी। कई विवाद सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और कई जमींदारों ने तो स्वयं ही डर के कारण समझौते की पेशकश की। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से भय लगने लगा था, साथ ही मुकदमों के चक्कर में फंसने में वे अपनी हानि देख रहे थे। जिन मामलों में हिंसक वारदातें हुईं वहां सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया और किसानों की गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की गई। परंतु जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा तथा किसानों ने सिर्फ कानूनी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, वहां सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। यह आंदोलन न तो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था और न ही किसी भी स्तर पर यह उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा था। इस आंदोलन में भी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों
का भरपूर समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रवादी अखबारों ने भी करों की वृद्धि को अनुचित बताते हुए स्थायी रूप से लगान निर्धारण का सुझाव दिया। इस आंदोलन में भी हिंदू तथा मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया। यद्यपि अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू। दक्कन विद्रोह। पश्चिमी भारत में दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोहों का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। इन क्षेत्रों में भी किसान करों के भारी बोझ से दबे हुए थे तथा साहूकारों के कुचक्र में फंसने को विवश थे। ये महाजन अधिकांशतया बाहरी लोग थे, जिनमें मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, जिससे महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय तथा लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्या चरम स्थिति में पहुंच गई। महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 में किसानों ने बाह्य महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों तथा चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। किसानों का यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा के गांवों में भी फैल गया। लेकिन यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने महाजनों एवं सूदखोरों के घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उनके ऋण संबंधी कागजात तथा करारनामे लूट लिए गए तथा सार्वजनिक तौर पर उनको आग लगा दी गई। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई तथा आंदोलन को कुचल दिया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने से आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। इस आंदोलन के समय भी राष्ट्रवाद के आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग ने सराहनीय भूमिका निभाई तथा तर्कपूर्ण ढंग से किसानों की मांगों को सरकार के सम्मुख उठाया। 1857 के पश्चात किसान आंदोलनों का परिवर्तित चरित्र। किसान आंदोलनों में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा अब उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना प्रारंभ कर दिया। उनकी मांगें मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबद्ध थी। किसान के मुख्य दुश्मन विदेशी बागान मालिक, देसी जमींदार, महाजन एवं सूदखोर थे। इनके आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों एवं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबद्ध होते थे। इन आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई गई। इन आंदोलनों में निरंतरता एवं दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। इन आंदोलनों का प्रसार क्षेत्र सीमित था। इन आंदोलनों का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था, सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन को समाप्त करना नहीं था, अपितु ये किसानों की तात्कालिक समस्याओं से संबद्ध थे। किसान अब अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे तथा वे कानूनी तरीके से संघर्ष करने के पक्षधर थे। दुर्बलताएं। इन आंदोलनकारियों ने उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था। 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचारधारा का अभाव तथा उन्होंने अपने आंदोलन में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किए। इन संघर्षों का स्वरूप यद्यपि उग्रवादी था, किंतु ये परंपरागत ढांचों पर ही अवलंबित थे। इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव था। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन। 20वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह पिछली शताब्दी के विद्रोह से अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित व सफल थे। इस परिवर्तन के सूत्र कृषक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अन्योन्याश्रय संबंधों में थे। राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना संघर्ष तीव्र करने के लिए सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश के क्रम में किसानों से नज़दीकियाँ स्थापित की। वहीं दूसरी ओर किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लाभों को देखकर तन मन धन से उसमें समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन
1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों को उनकी भूमि लौटा दी गई। इससे प्रांतों में कृषि व्यवस्था पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों का नियंत्रण और बढ़ गया। कृषकों का एक बड़ा वर्ग इन तालुकदारों या जमींदारों के मनमाने अत्याचारों से पीड़ित था, जिससे लगान की ऊंची दरें, भूमि से बेदखली, अवैध कर तथा नजराना इत्यादि सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अनाज तथा अन्य आवश्यक चीज़ों के दाम अत्यधिक बढ़ गए। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मुख्यतया होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन किया गया। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान प्रदान किया। 1919 के मध्य तक इसकी लगभग 500 शाखाएं गठित की जा चुकी थीं। किसान सभाओं के गठन से संबद्ध प्रमुख नेताओं में झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र का नाम भी सम्मिलित है। जून 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात नेहरू ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इन गांवों का दौरा किया तथा गांववासियों से गहन संपर्क स्थापित किया। राष्ट्रवादी नेताओं में मतभेद के कारण अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। सभा ने इन नियमों का पालन न करने वाले किसानों का सामाजिक बहिष्कार करने तथा अपने विवादों को पंचायत के माध्यम से हल करने का आग्रह किसानों से किया। जनवरी 1921 में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं की गलतफहमी एवं आक्रोश के कारण किसान सभा आंदोलन में हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस दौरान किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाज की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा तथा पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुई। रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। धीरे धीरे सरकारी दमन के कारण आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इसने भी आंदोलन को कमज़ोर किया। मार्च 1921 तक आंदोलन समाप्त हो गया। एका आंदोलन 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान पुनः संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए। इस बार आंदोलन से निम्न मुद्दे संबद्ध थे। पहला, लगान की उच्च दरें। लगान की दरें लगभग 50% से भी अधिक थीं। दूसरा, राजस्व वसूली के कार्य में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियाँ तथा तीसरा, बेगार की प्रथा। इस एकता आंदोलन के प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था तथा एकत्र किसानों को शपथ दिलाई जाती थी कि वे केवल उचित लगान ही अदा करेंगे तथा लगान अदायगी की सीमा का पालन करेंगे। यदि उन्हें भूमि से बेदखल किया जाएगा तो वे भूमि नहीं छोड़ेंगे, बेगार करने से इनकार कर देंगे, अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे तथा पंचायत के निर्णय स्वीकार करेंगे। एका आंदोलन का मुख्य नेतृत्व समाज के निचले तबके के किसानों, मदारी, पासी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के किसानों तथा कई छोटे जमींदारों ने किया। मार्च 1922 के अंत तक सरकार ने इस आंदोलन को दमन का सहारा लेकर कुचल दिया। मोपला विद्रोह। केरल के मालाबार तट पर अगस्त 1921 में अवध जैसे कारणों से ही प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया। मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी के अधिकार मुख्यतः हिंदू के हाथों में थे। 19वीं शताब्दी में भी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किए थे। मोपलाओं का विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की उच्च दरें, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके थे। किंतु इस बार के आंदोलन की विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित होना थी। खिलाफत आंदोलन ने किसानों की मांग का समर्थन किया। बदले में किसानों ने आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यहाँ भी अवध के समान किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फर्क कर पाना कठिन था। गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि राष्ट्रीय नेताओं ने इन क्षेत्रों का दौरा कर इनमें और भी सक्रियता ला दी। अंत में सरकार ने फरवरी 1921 में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत के साथ किसानों
की सभाओं पर रोक लगा दी और इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मोपला नेताओं के हाथों में आ गया और आंदोलन ने हिंसक रूप अपना लिया। हिंसक चरण की शुरुआत 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिद में प्रवेश करने के मुद्दे से लेकर हुई। इसे मोपलाओं ने अपने धर्म का अपमान समझा। विद्रोह के प्रथम चरण में बदनाम जमींदारों को निशाना बनाया गया। विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे, परंतु उदार जमींदारों और हिंदुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया। इसके लिए नेताओं द्वारा विद्रोहियों को विशेष हिदायत दी जाती थी, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र बदल गया। सरकार ने तमाम हिंदुओं को ज़बरदस्ती अपना समर्थन करने के लिए कहा और कुछ हिंदू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे। इसने विद्रोह को हिंदू विरोधी स्वरूप दे दिया तथा बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं एवं धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए। आंदोलन के सांप्रदायिक रूप ले लेने से वह और भी अलग थलग पड़ गया। दिसंबर 1921 तक सरकार ने पूरी तरह आंदोलन का दमन कर दिया। इससे मोपलाओं का मनोबल पूरी तरह टूट गया तथा आज़ादी की पूरी लड़ाई में वे फिर कभी शामिल नहीं हुए। जबकि केरल में वामपंथी नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन भी चलाया गया। बारदोली सत्याग्रह। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। यहाँ परिस्थितियाँ उस समय तनावपूर्ण हो गईं जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों को में 30% वृद्धि की घोषणा की। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने संस्तुति दी कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया तथा सरकार के सम्मुख यह मांग रखी गई कि जब तक सरकार समस्या के समाधान हेतु किसी स्वतंत्र आयोग का गठन नहीं करती है या प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस नहीं लेती है, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके से 13 छावनियों की स्थापना की। पूरे तालुके में 13 छावनियों की स्थापना की। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन भी स्थापित किया गया। जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी अनेक कदम उठाए गए। के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में मुंबई विधानसभा परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अगस्त 1928 तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था। आंदोलन के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। सरकार अब आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त किए जाने का प्रयास करने लगी। सरकार ने एक जांच समिति गठित करना स्वीकार कर लिया। तदुपरांत गठित ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह की सफल ऐतिहासिक परिणति हुई। 1930 से 40 के दशक के किसान आंदोलन। 1930 और 1940 के दशक में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन की आवृत्ति भी बहुत बढ़ गई। इस चरण के आंदोलन को उत्प्रेरित करने वाले तात्कालिक घटनाक्रम थे 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का निर्धन कृषक वर्ग पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ना तथा कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एक बार फिर व्यापक जनाधार का आंदोलन छेड़ना। इस आंदोलन ने देश के बहुत बड़े हिस्से में टैक्स और लगान न देने के अभियान का रूप लिया। इस चरण में किसान संघर्षों ने यद्यपि तात्कालिक तौर पर कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं की, तथापि उन्होंने एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार किया जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कृषि सुधार हुए।
यथा जमींदारी उन्मूलन की जो मांग इस दौर में उठी वह स्वतंत्रता के पश्चात कार्यान्वित हुई। इसी प्रकार त्रावणकोर राज्य के भारत में विलय के लिए पुनः प्रवायलार के आंदोलन से ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस चरण में किसानों की जो तात्कालिक मांगें थी उसमें टैक्स में कटौती, सामंतों की गैर कानूनी वसूलियाँ और बेगार की समाप्ति, जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति, ऋण बोझ में कमी, गैर कानूनी तरीके से ली गई भूमि की वापसी तथा किसानों की सुरक्षा आदि प्रमुख थी। खेतिहर मजदूरों की मांगें आंध्र प्रदेश और गुजरात के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के किसान आंदोलन में गौण ही रही। वास्तव में ये आंदोलन कृषि ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के लिए नहीं हुए, बल्कि इनका उद्देश्य इस व्यवस्था के कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था। इस काल में किसान आंदोलन के अभ्युदय के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने युवा एवं जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा की। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव आया तब इन कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान एवं मजदूर आंदोलनों में लगा दी। फिर 1937 के चुनावों में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1937 से 1939 के बीच 28 महीनों का कांग्रेसी शासनकाल किसान आंदोलन का उत्कर्ष काल था। एक तो इस काल में आंदोलन के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं अधिक मिली, दूसरे कांग्रेसी सरकारों ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा सचिव चुने गए। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया तथा इंदुलाल याज्ञिक के निर्देश में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत 1937 से 1939 के मध्य किसान आंदोलनों की आवृत्ति बहुत बढ़ गई। कांग्रेसी सरकारों के सहयोगात्मक रवैये के कारण किसानों ने तेजी से अपनी मांगें उठानी प्रारंभ कर दी। इस अवधि में जनसभाएं, प्रदर्शन, धरने आदि आयोजित किए गए तथा गांवों में भी किसान आंदोलन का प्रसार किया गया। प्रांतों में किसानों की गतिविधियां, केरल के मालाबार क्षेत्र में वामपंथियों के नेतृत्व में कृषक संगमों में संगठित होकर किसानों ने सामंती वसूलियों, अग्रिम लगान वसूली तथा बेदखली इत्यादि के विरुद्ध जबरदस्त अभियान छेड़ा। उनका एक तरीका अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ, जिसमें वे जत्थे बनाकर जमींदारों के घर जाते थे और उनके सामने अपनी मांगें रखकर तत्काल समाधान प्राप्त करते थे। 1938 में किसानों ने मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश, यहाँ 1937 के चुनावों में जमींदारों तथा उनके समर्थक उम्मीदवारों की पराजय के कारण किसानों का मनोबल बहुत बढ़ा तथा उन्होंने जमींदारों के विशेषाधिकारों और ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ऋण में राहत की मांग भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण थी। इस समय प्रदेश में कई कृषक संगठन सक्रिय थे। 1933 में एन.जी. रंगा ने भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की। आंध्र के किसान आंदोलनों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध वामपंथी नेता ग्रीष्मकालीन स्कूलों में व्याख्यान देने आते थे, जिनकी व्यवस्था किसानों के द्वारा दिए गए चंदे से होती थी। इन नेताओं में पी.सी. जोशी, अजय घोष और आर.डी. भारद्वाज प्रमुख थे। बिहार, यहाँ सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा एवं जामुन कारजीती इत्यादि नेताओं ने किसान आंदोलन को योग्य नेतृत्व प्रदान किया। 1935 में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारों को उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। बकास्त जमीन की वापसी के लिए जब इन्होंने आंदोलन तेज किया, तब कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन के मतभेद भी तेज हो गए, क्योंकि वह उस दौर में जमींदारों को नाराज कर राष्ट्रीय आंदोलन में बाधाएं खड़ी नहीं करना चाहती थी। आंदोलन का मुख्य स्वरूप था सत्याग्रह तथा जबरदस्त बुआई और फसल कटाई।
इस दौरान किसानों के जमींदारों के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष भी हुए। 1939 में कुछ सुविधाएं मिल जाने के कारण तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। 1945 में यह पुनः प्रारंभ हुआ और स्वाधीनता के बाद भी चलता रहा जब तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हो गई। पंजाब में हुए प्रारंभिक किसान आंदोलनों में पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान दल, कांग्रेस एवं अकाली दल की प्रमुख भूमिका थी। 1937 में जब किसान समिति ने किसान आंदोलन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए, इस आंदोलन का मुख्य निशाना पश्चिमी पंजाब के जमींदार थे, जिनकी शक्ति यूनियनवादी सरकार के गठन के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू राजस्व की वृद्धि, मुल्तान एवं मांटगोमरी में सिंचाई कर में वृद्धि तथा निजी ठेकेदारों द्वारा नए टैक्स लगाया जाना था। यहाँ किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़तालें की तथा अंत में वे रियायत प्राप्त करने में सफल रहे। पंजाब में किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा एवं शेखुपुरा। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान तथा दक्षिण पूर्वी पंजाब के हिंदू किसान इन आंदोलनों के प्रभाव से सामान्यतः छूते ही रहे। इन प्रांतों के अतिरिक्त बंगाल, उड़ीसा, असम, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत राज्यों और त्रावणकोर तथा हैदराबाद जैसी देशी रियासतों में भी इस चरण में प्रभावी कृषक आंदोलन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वामपंथियों की विपरीत धारा की राजनीति के कारण कृषक आंदोलन में कुछ ठहराव सा आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान सभा के साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों के बीच मतभेद बहुत गहरे हो गए। इसके परिणामस्वरूप कई प्रमुख नेता यथा शाहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक तथा एनजी रंगा सभा से अलग हो गए तथा 1943 में किसान सभा में विभाजन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तेभागा आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल के सबसे प्रमुख कृषक आंदोलन में से एक था। 1940 के लगान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई थी कि फसल का 2/3 हिस्सा बर्गदारों किसानों को दिया जाए। यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा की थी। इस सभा के नेतृत्व में सभाओं एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा तिभागा चाई, हमें 2/3 भाग चाहिए एवं इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। शीघ्र ही तिभागा आंदोलन जलपाईगुड़ी, मिदनापुर एवं रंगपुर जिलों में भी फैल गया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर बटाईदारों ने एक जैसी पद्धति अपनाई। वे लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे तथा नारे लगाते थे एवं उपज को जोतदार के घर ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते थे। बर्गदारों ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर समर्थन दिया। बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों मुफ्फर अहमद, सुनील सेन तथा मोनी सिंह ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। इस आंदोलन में कई स्थानों पर महिलाओं ने न केवल सक्रियता से भाग लिया अपितु कुछ ने तो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। काकद्वीप में इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर सभाओं एवं प्रदर्शनों में भाग लिया। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे संदेशखाली, हरोआ, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कासनौंग और 24 परगना जिले का सुंदरवन क्षेत्र। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल के कई क्षेत्रों में भी जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया गया। इन स्थानों में किसानों ने तिभागा का नारा बुलंद करते हुए जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। स्वाधीनता के पश्चात भी यह आंदोलन उस समय तक जारी रहा जब तक 1949 में बर्गदार अधिनियम नहीं बन गया। तेलंगाना आंदोलन। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें 3000 गांवों तथा 30 लाख लोगों को प्रभावित किया। तेलंगाना क्षेत्र में स्थानीय देशमुखों ने पटेल तथा पटवारियों की मिलीभगत से अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया तथा अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में पर्याप्त वृद्धि कर ली।
इन देशमुखों को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ ही निजाम की सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था। इन देशमुखों ने किसान तथा खेतिहर मजदूरों का भरपूर शोषण किया तथा इस क्षेत्र में इनके अत्याचारों की एक बाढ़ सी आ गई। सामंती दमन तथा जबरन वसूली स्थानीय किसानों के भाग्य की नियति बन गए। अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों ने शोषकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। कुछ समय पश्चात स्थानीय कम्युनिस्टों, मझोले कृषक तथा कांग्रेस संगठन भी इस अभियान में शामिल हो गए। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने शोषकों के विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापा मारों ने आंध्र महासभा के सहयोग से पूरे तेलंगाना क्षेत्र के गांवों में अपनी अच्छी पैठ बना ली। विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1946 में तब हुई जब नालगोंडा के जंगांव तालुका में एक देशमुख की गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी। शीघ्र ही विद्रोह वारंगल एवं खम्मम में भी फैल गया। किसानों ने संघम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। इन्होंने हथियारों के रूप में लाठियों, पत्थर के टुकड़ों एवं मिर्च के पाउडर का उपयोग किया, किंतु सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति अत्यंत निर्दयतापूर्ण रुख अपनाया। अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। हैदराबाद विलय के संदर्भ में भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर लिया तो यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। तेलंगाना आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं जो निम्नानुसार हैं। गुरिल्ला छापे मारों बेठियों ने गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा बेगार प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई। खेतिहर किसानों की मजदूरियां बढ़ा दी गईं। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई। लगान की दरों को तय करने तथा भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए तथा हैजे पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत से अर्धसामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की। किसान आंदोलन की उपलब्धियां। इन आंदोलनों ने स्वाधीनता के उपरांत किए गए विभिन्न कृषि सुधारों के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। उदाहरणार्थ जमींदारी प्रथा उन्मूलन। इन्होंने भूस्वामियों अर्थात किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से अवगत कराया तथा कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ये आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर अवलंबित थे। लगभग सभी क्षेत्रों में इन किसान आंदोलनों की प्रकृति समान थी। इसने किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। सारांश। उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था। प्रारंभिक कृषि आंदोलनों का सिंहावलोकन। नील आंदोलन 1859 से 60, पाबना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन विद्रोह, फिर 1857 के पश्चात किसान आंदोलन में का परिवर्तित चरित्र 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, 1930 से 40 के दशक में किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत किसान आंदोलन, प्रांतों में किसान की गतिविधियां, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसान आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। किसान आंदोलन की उपलब्धियां। अध्याय 32 भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में भारत में आधुनिक उद्योगों धंधों की नींव पड़ी। 1853 के पश्चात भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। रेल लाइनों को बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला। यह भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रारंभिक काल था। इन परिस्थितियों में रेलवे उद्योग से संबद्ध अन्य आयोगों का भी विकास भी आवश्यक था। कोयला उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ तथा उसने हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके पश्चात कपास एवं जूट उद्योग का विकास हुआ। इंग्लैंड तथा शेष संसार में औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में श्रमिक वर्ग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, भारतीय श्रमिक वर्ग ने भी भारत में उसी प्रकार के शोषण एवं कठिनाइयों का सामना किया। इन कठिनाइयों में कम मजदूरी, कार्य के लंबे घंटे, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख थीं। भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की। भारतीय श्रमिक वर्ग
को दो परस्पर विरोधी तत्वों, उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन तथा विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक हिस्सा बन गया। श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, विशेषकर उदारवादी, भारतीय श्रमिक की मांगों के प्रति उदासीन थे। ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। इनका मत था कि श्रमिक विधानों के निर्माण से भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्गीय आधार पर आंदोलन में विभाजन के पक्षधर नहीं थे। इसलिए उक्त कारणों से 1881 तथा 1891 में कारखाना अधिनियम का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इस प्रकार श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए किए गए प्रारंभिक प्रयत्न आत्मकेंद्रित थे तथा इनकी प्रकृति पृथक, वैयक्तिक, विशिष्ट एवं स्थानीय समस्याओं की थी। 1870 शशिपदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1878 सोहराबजी सपूरजी बंगाली के श्रमिकों को कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बम्बई विधान परिषद ने पारित कर दिया। 1880 नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा बम्बई मिल एंड एवं मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। 1899 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। इस समय देश के कई प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं यथा बिपिन चंद्र पाल एवं जी सुब्रमण्यम आर्य ने भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार करने तथा उनके लिए नियम कानून बनाए जाने की मांग की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई। अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस एवं अपूर्व कुमार घोष ने अनेक हड़तालों का आयोजन किया। इनकी हड़तालों के क्षेत्र थे सरकारी मुद्रणालय, रेलवे एवं जूट उद्योग। इस समय श्रमिक एवं व्यापार संघों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए, किंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सुब्रमण्यम अय्यर एवं चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन एवं तिरुनेलवेली में हड़तालों का आयोजन किया गया। बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन सबसे बड़ी हड़ताल का आयोजन उस समय किया गया जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके उपरांत। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों एवं उनकी समाप्ति के पश्चात दोनों समयावधि में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा निर्यात बढ़ा, जिससे उद्योगपतियों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया, किंतु श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम ही रही। इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का भी अभ्युदय हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ तथा उन्होंने श्रमिकों एवं किसानों को अपने आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया। इस समय श्रमिकों को व्यापार संघों, ट्रेड यूनियन में संगठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं यथा सोवियत संघ की स्थापना, कोमिंटर्न की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई। उस वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव, जनरल सेक्रेटरी चुने गए। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। प्रख्यात कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए तथा
उसे इनकी श्रमिकों एवं किसानों मांगों का समर्थन करना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.एफ. एंड्रयूज, जे.एम. सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वी.वी. गिरी एवं सरोजिनी नायडू ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकट संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। इस पर अहिंसा, प्रन्यासवाद, ट्रस्टीशिप एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा इसके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि करने के लिए चलाए गए आंदोलन का समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम द्वारा व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गई। व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। व्यापार संघों की गतिविधियों को नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों की परिधि से बाहर माना गया, किंतु उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई। 1920 के पश्चात, इस अवधि के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस पूरे वर्ष में औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल-पुथल की स्थिति रही। इस अवधि में विभिन्न साम्यवादी दलों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी परिलक्षित हुई। इस काल में साम्यवादी नेताओं में एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, पी.सी. जोशी एवं सोहन सिंह जोशी इत्यादि प्रमुख थे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संघ आंदोलनों की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा उसने इन आंदोलनों पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 बनाए। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 द्वारा श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। रेलवे, डाक, पानी और विद्युत संभरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप में 1 मास की पूर्व सूचना प्रशासन को न दे दी। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की सर्वसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों ने सक्रियता से भाग लिया, किंतु 1931 के पश्चात इसमें कुछ कमी आ गई। इसका प्रमुख कारण 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन था। इस वर्ष दक्षिणपंथी मध्यमार्गियों, जिनके नेता एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी और मृणाल क्रांति बोस थे, ने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक एक नया संगठन बना लिया। अब श्रमिक वामपंथी दल में साम्यवादी, कांग्रेसी, समाजवादी एवं वामपंथी राष्ट्रवादियों जैसे नेहरू एवं बोस जैसे नेताओं का गठबंधन था। कांग्रेसी सरकारों के समय 1937 के प्रांतीय चुनावों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। बाद में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने व्यापार संघ गतिविधियों को अपना समर्थन दिया। सामान्यतः श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेसी सरकारों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। इस दौरान अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एवं उसके उपरांत प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, किंतु 1941 में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध
में सम्मिलित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध, पीपल्स वार कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 1947 की अवधि में श्रमिकों ने युद्धोपरांत हुए राष्ट्रीय विप्लवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1945 में बम्बई एवं कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाली रसद को जहाज़ों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसके समर्थन में हड़तालें की। उपनिवेशी शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट, रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों में भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलन का ध्रुवीकरण हो गया। सारांश देखते हैं। श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक प्रयास। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात एटक AITUC की स्थापना। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। 1920 के पश्चात श्रमिक वर्ग आंदोलन। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। कांग्रेसी सरकारों के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय एवं तत्पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात। अब इकाई 10 में देखते हैं स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रोत्तर विकास में चलिए इस यूनिट को अगले वीडियो में देखते हैं।